नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। संजीवनी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। पीपी सर के द्वारा हिंदी के 2 वीडियोस आपके आ चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हिंदी के पर्यायवाची को लेकर के पहले 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। उनको क्या करना है, आपको बढ़िया से रट लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास पढ़ने के लिए अब समय नहीं है। जितना क्वालिटी कंटेंट और लिमिटेड कंटेंट दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम्स में बार बार आता है, संजीवनी सीरीज इसीलिए लाई गई है आपकी कि आप यहां से मैक्सिमम आउटपुट दे सकें कम से कम पढ़ करके। ठीक है, तो यह वीडियो, आज का वीडियो आपका करंट अफेयर का होने वाला है। और करंट अफेयर शुरुआत में ही बता दिया गया था कि 2 पार्ट में आपका आएगा। 3 महीने का एक रहेगा करंट अफेयर पहले, वहां पर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। दूसरा जो पार्ट आने वाला है उसमें आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कुछ पार्ट जनवरी का, तो दूसरा पार्ट इस तरीके से हम कवर करेंगे। और लास्ट 6th मंथ का करंट अफेयर हम आपको कवर करा देंगे। जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। उस मैगजीन के साथ जो आपको कंटेंट यहां पर दिया जाएगा ना, ये बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इसको एकदम रट जाना है, और रटने के साथ जो मैं आपको कराऊंगा ना, वो सीधे पढ़ाऊंगा नहीं। एक तो मेरी आदत नहीं रही है कि सीधे सीधे क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ा दो, तो मजा नहीं आता है। वैसे दूसरी बात है कि फिर आपके पढ़ने में और पढ़ाने में फिर मजा क्या आएगा, फिर ऐसे याद कैसे रखोगे आप भाई। याद रखने के लिए कुछ मजेदार निमोनिक्स आपको बताए जाएंगे। वह निमोनिक्स, कुछ तरीके बताए जाएंगे, कुछ कहानी बताई जाएगी। इस आधार पर आपके दिमाग में यह तथ्य सेट हो सकेंगे। और जब तथ्य आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे ना, तो आपके एग्जाम तक वह आपके दिमाग में बने भी रहेंगे। अदरवाइज फिर पढ़ते रहो, भूलते रहो, गधों की तरह पढ़ते रहो आप। और गधे तो हो नहीं आप लोग, है ना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहां आज कोशिश रहेगी कि 2 पार्ट में यह वीडियो बनाया जाए। लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर 2 पार्ट में आपको कवर कराया जाएगा। पहले पार्ट में देखो, जो महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या वैज्ञानिक आर्थिक घटनाक्रम है वह, और कुछ संक्षिप्तकी का पार्ट कवर कराया जाएगा। अभी आप हमारे साथ देखेंगे जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो कैसे आपके टिप्स पर होंगी यह वीडियो करने के बाद। और बताना भाई, अब करंट को लेकर के कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है कि नहीं बना है। वीडियो देखने के बाद अभी बताना जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज उठाएंगे G20 को लेकर के। G20 की चर्चा बहुत अधिक हुई है। क्यों भाई हुई है? क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस बार किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। यह बच्चे बच्चे को करंट की न्यूज पता है। यह तो सब रटके घूम रहे होंगे कि G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। और इस बार की जो थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम रही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सभी को याद होगा यह। लेकिन क्या इसको याद करने से आप कंपटीशन में लोगों से आगे निकलोगे? नहीं निकलोगे ना। अब चलते हैं भाई, अगर और क्वेश्चन यहां से बनाए गए तो कैसे बनाए जाएंगे। एक देखो, यहां पर याद रखना है, यह 18वां सम्मेलन था। ये कैसे याद रखोगे? याद कर लो, कुछ तरीका आप दिमाग में अपने सेट करो। जैसे G20 भैया जब बालिक हुआ ना, तो उसकी अध्यक्षता भारत ने की। और बालिक कब होता है? 18 वर्ष में बालिक होता है। तो 18वां यहां से याद आ गया। इसका पिछला और इसका अगला, ये दोनों याद करना। क्यों? प्रश्न एक बार बनाया गया था, 17वां, 18वां, 19वां, इस तरीके से सामने पूछा जाएगा सम्मेलन, और सामने दे दिया जाएगा अध्यक्षता जिस राष्ट्र ने की है। फिर आएगा मैच करने के लिए। भले हमें याद है कि इस वर्ष 2023 में भारत ने अध्यक्षता की है, लेकिन यह नहीं याद अगर हमें हुआ ना कि 18वां सम्मेलन था, तो फिर वहां यह क्वेश्चन गलत होता है। फिर बोलते हो भाई आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे ही तो गलत होते हैं। अब याद रहेगा भाई, बालिक हुआ था तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। 18वां याद हो गया, अभी 19वां और 17वां दोनों याद हो जाएंगे। कुछ जानकारी लेते हैं। G20 क्या होता है? जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर समझिए, जब मंदी की स्थिति थी, तो वर्ष 1999 में G20 जैसे संगठन की स्थापना की जाती है। याद रखने का तरीका बताता हूं कि पुरानी सदी खत्म हो रही थी, जैसे ही 2020 चालू हो रहा था वैसे ही G20 आ गया। ठीक है, जैसे ही पुरानी सदी खत्म हो रही थी, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे वर्ष 1999 याद रखना, क्योंकि संगठन के स्तर पर कभी कभी इसके स्थापना वर्ष मिलाने को भी आते हैं। तो प्रश्न देखो, स्टैटिक भी कैसे बनाए जाते हैं वह भी यहां पर समझ आ जाएगा। फिर यह कुछ फैक्ट है जो आप मीन्स वगैरह में यूज करते हो, कि जो G20 संगठन है अपने आप में जीडीपी का, वैश्विक जीडीपी का 85% एरिया कवर करता है, और वैश्विक जनसंख्या का 2/3। तो इसके महत्व को यहां से समझ में आ गया होगा आपको। जब भी कभी महत्व पर लिखने को आएगा तो इन डाटा को यूज किया जाता है मेंस में। जब मेंस की क्लासेस करेंगे अपन लोग, तो उसमें वहां पर अच्छे से इसको कर लेंगे। अब अध्यक्षता भारत ने की, कब से कब तक की, यह तिथि इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022 से, वो भी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, अर्थात पूरे 1 वर्ष, है ना। 30 नवंबर को 1 वर्ष हो जाएगा। याद करने का बताता हूं कि भाई कांग्रेस के अधिवेशन कब होते थे? दिसंबर से होते थे। यहां अलग अलग तिथि लिख दी जाएगी ना, तो आप कंफ्यूज हो गए कि भैया कौन सी तिथि से इसने की थी अध्यक्षता, क्योंकि एक प्रश्न यहां से ऐसे भी बनाए जाने की गुंजाइश है। तो दिसंबर में ही अपने क्या होते थे? कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। वहां से हमने कनेक्ट कर लिया इसको कि G20 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर से ही ली है, और 30 नवंबर तक रहेगी भारत के पास।
अब पूछा जाता है एक प्रश्न ट्रोइका सदस्य को लेकर के। ट्रोइका सदस्य क्या होते हैं यहां समझते हैं। ट्रोइका सदस्य वह होते हैं जैसे वर्तमान अध्यक्षता 2023 की किसके पास है, और अगला जो 19वां होगा सम्मेलन 2024 का, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा G20 की, और पिछले 2022 की अध्यक्षता किसने की थी। यह तीनों देशों को मिलाकर ही बोला जाता है, यह तीनों जो देश होते हैं यह ट्रोइका सदस्य के भाग होते हैं। तो इस बार आपका भारत है, पिछले वर्ष इंडोनेशिया ने की थी, और अगले वर्ष ब्राजील रहेगा। ब्राजील याद करा देता हूं यहां, ब्राजील नहीं भूलोगे। दो तथ्य यहां से इंपॉर्टेंट है, ब्राजील की कहानी बताता हूं। देखो ब्रिक्स आप सभी ने पढ़ा होगा, आगे अभी ब्रिक्स का आएगा सम्मेलन, जब ब्रिक्स पढ़ेंगे तो ब्रिक्स में आपके 5 देश शामिल होते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर। अब यह जिस आधार पर इनके नाम होते हैं ना, उसी आधार पर इनके पास अध्यक्षता भी रहती है। तो इस बार की जो अध्यक्षता की जा रही है वह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। क्लियर। ये आगे भी आपको तैयार करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ब्राजील याद करा रहा हूं कि कैसे, देखो दो चीजें याद हो जाएंगी। अब अगली बार की अगर पूछा जाए अध्यक्षता ब्रिक्स की किसके पास जानी चाहिए थी, देखो नियम के अनुसार तो जानी चाहिए थी ब्राजील के पास, लेकिन ब्राजील क्या कह रहा है, ब्राजील मना कर देता है। ब्राजील कहता है भैया हमारे पास पहले से ही G20 की अध्यक्षता आ चुकी है, हमारे पास लॉजिस्टिक लोड बहुत ज्यादा हो चुका है, हम भैया संभाल नहीं पाएंगे ब्रिक्स को। तो बोला ब्रिक्स को फिर नहीं संभाल पाओगे तो अगला नंबर किसका, बोले रूस का। बोले यार इस बार की अध्यक्षता जो है रूस को दे दो अगली बार की। तो बोले ठीक है 2024 में, इसीलिए आपसे प्रश्न बनता है 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो यहां से याद हो गया रशिया कर रहा है, क्योंकि G20 ब्राजील की भी अध्यक्षता करेगा। क्लियर। दो फैक्ट यहां से तैयार करा दिए मैंने। और विषय थीम को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम बच्चे बच्चे को तैयार है, याद कराने की जरूरत नहीं है। लोगो क्या रहा है इस बार, लोगो देखो कमल के साथ पृथ्वी। बड़ी इस पर राजनीति भी लोग कर रहे थे कि कमल, लगता है बीजेपी ने अपने प्रतीक चिन्ह के कारण इसको कमल रखा हुआ है, लेकिन कमल नहीं, इसलिए नहीं है। कमल में 7 पंखुड़ियां हैं जो 7 महाद्वीप को इंडिकेट करती हैं, और 7 महाद्वीप ही मिलकर के अपने पृथ्वी को समाहित किए हुए हैं अपने आप में। तो कमल के साथ पृथ्वी ही यहां पर इसका क्या है, लोगो है G20 का। और इसमें नया सदस्य कौन सा शामिल हुआ है, अफ्रीका। देखो प्रमुख रूप से सभी राष्ट्रों के लिए और प्रमुख बिंदु मुद्दा बना हुआ है, तो अफ्रीका जो यूनियन है, और अफ्रीका यूनियन को इस बार G20 में शामिल किया गया है। वैसे तो G20 में एक ही यूनियन था अभी तक, यूरोपीय यूनियन। ध्यान रखना अभी एक नया यूनियन आ गया है, अफ्रीका यूनियन। यह अपने आप में 55 देशों से मिलकर बना हुआ है, थोड़ा अफ्रीका यूनियन को भी समझ लो। और 2002 में इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके अजानी असोमानी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, इतना ही जानो, ज्यादा नहीं। आयोजन स्थल पूछा जाए भाई यह कहां पर आयोजित हुआ, सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके कहां बिठाया गया, तो भारत मंडपम बड़ा चर्चा में रहा। भारत मंडपम प्रगति मैदान में ही बनाया गया है। यह समझिए यहां पर ही सारे देशों के जो 20 देश हैं इनके राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और इनकी ही मीटिंग यहीं पर होती है भारत मंडपम में। अब यहां आपसे प्रश्न बन सकता है भाई आरओ का एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों एग्जाम में, कि जो G20 की बैठक हुई उसके लिए यूपी के जो स्थल चुने गए वह कौन कौन से थे, तो वह आपका एक है लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा आगरा, चौथा ग्रेटर नोएडा। मैं देखो याद कराऊंगा इसको, क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा G20 के लिए चुनाव किए गए चुने गए स्थलों में शामिल नहीं था। 3 यहां से उठा कर देगा, एक नहीं होगा उसमें से। चौथा ऑप्शन जो आपको चूज करना होगा वह इनमें से शामिल नहीं होगा। अपने को याद करना है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है वहां एग्जाम में एकदम भैया। तो याद करते हैं, देखो सारे राष्ट्राध्यक्ष आपके दिल्ली पहुंचे होंगे, कहानी सुना रहा हूं और मजा आएगा एकदम, सारे याद हो जाएंगे। तो राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली से पहले देखा गया कि यूपी में कनेक्टिविटी अच्छी किसकी है, कौन सा आपका जिला दिख रहा है, बोले यार ग्रेटर नोएडा दिख रहा है, बड़ा जिला है, चलो यहीं पर बैठाते हैं, एक बैठक करेंगे। तो पहली बैठक के लिए चुनाव किया गया होगा ग्रेटर नोएडा का। फिर बोला होगा मोदी जी ने, बोला होगा अब आए हो जब सारे राष्ट्रों के अध्यक्ष आ गए हो तो आओ तुम्हें एक अजूबा दिखाते हैं, जो 7वां अजूबा है। 7 अजूबे हैं, 7 अजूबों में एक अजूबा हमारे यहाँ है, ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, बोले आगरा में है। चलो फिर एक बैठक कर लेते हैं आगरा में, वहीं घुमा देंगे इनको ताजमहल भी। तो दूसरी बैठक आगरा में हो गई। तीसरी मोदी जी बोले कि यार जब आ गए हो यहां तक तो चलो हम अपना क्षेत्र दिखा देते हैं, सांसदीय क्षेत्र भी अपना दिखा देते हैं। तो बोले ठीक है चलो फिर कहां चलते हैं, बनारस। मोदी जी का क्षेत्र कौन सा है, बनारस। तो बनारस भी ले गए होंगे, तीसरी बैठक उन्होंने करा दी बनारस की, आओ तुमको फिर अपना हम क्षेत्र दिखाते हैं, वहां का डेवलपमेंट दिखाते हैं क्या चल रहा है। 3 यह हो गए। उधर योगी जी भी थे, बोले यार योगी जी बोले कि अब जब ये 3 जगह है तो यूपी की राजधानी कैसे छोड़ सकते हो, बोले ठीक है चलो चौथी बैठक तुम्हारी लखनऊ में करा देंगे। तो चारों बैठक याद हो गई कि यूपी में G20 की बैठकें हो रही हैं, वह स्थल कौन से हैं, पहला ग्रेटर नोएडा, दूसरा आपका हो गया आगरा, तीसरा वाराणसी, चौथा लखनऊ। ऐसे देखो याद रखना है आपको, मैंने याद रखने का तरीका बताया है ताकि आप अभी एग्जाम में आएगा ना आप कंफ्यूज नहीं होगे, यह कहानी अगर आपके दिमाग में चली जाएगी और मजा भी आ रहा होगा। 19वां देखो G20 सम्मेलन ब्राजील, मैंने इसको ब्रिक्स से कनेक्ट करके याद कराया ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में यह सेट हो सके। तो क्लियर, G20 से इससे ज्यादा आपको फैक्ट पढ़ने नहीं है, सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। इसी तरीके से मजेदार निमोनिक्स या मजेदार कहानियां सुना करके सारा करंट आपको तैयार करा दूंगा। यह याद रखना कि इसके बाद फिर आपको करंट में कंफ्यूजन जितने होते हैं सब खत्म हो जाएंगे, और अब देखना कैसे आपका जो स्कोर है कैसे एकदम से बूम करता है ना। करंट में ही सबसे ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं,
और 20 से 25 में आपको 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो पाएंगे। भैया कंफ्यूजन में आप सही नहीं कर पाओगे, चाहे इतनी बार पढ़ते रहो, जब तक आप उसके फैक्ट को अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, विश्वकर्मा योजना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया। अब समझते हैं यहां से हमें क्वेश्चंस क्या क्या निकालने हैं। हमें मेंस के पर्पस से यहां नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स के पर्पस से पढ़ना है। पहले तो जानो कि यह योजना जो है किससे संबंधित है। तो विश्वकर्मा कौन थे? विश्वकर्मा जो हैं आपके, समझिए पुराने अध्यात्म जब पढ़ते हो तो भगवान विष्णु हुए या जितने भी आप देवता पढ़ते हो, देवताओं के अस्त्र वगैरह जो भी प्रयोग करते थे वह विश्वकर्मा जी के द्वारा ही प्रयोग किया जाता था। तो जितना वैश्य समुदाय है वह वैश्य समुदाय विश्वकर्मा की पूजा करता है। तो वैश्य समुदायों के लिए यह योजना लाई गई होगी। और विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है 1/7 मतलब 17 सितंबर। याद में तारीख भी कुछ याद करा दूंगा, जैसे 1/7 अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो भैया समाज में क्या होगा, सितम ढह जाएगा। तो 1/7 से हो गया 17, सितम से हो गया सितंबर। तो अपने को याद रखना है, यह तारीख भी पूछी जा सकती है कि किस दिन, क्योंकि महत्वपूर्ण तारीख है। उसी दिन आपका विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और इसी जयंती के ही उपलक्ष्य पर यह प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई थी। तो 17 सितंबर भी अपने को याद हो गई। दूसरी, यह अपने आप में केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना नहीं क्लियर होगा पहले तो देखो, दो तरीके की स्कीम होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है। जो एक होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, दूसरी होती है केंद्रीय स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजक योजना बोलते हैं जिसको। तो भाई क्षेत्रक योजना क्या होती है? जो सेक्टर स्कीम होती है, यहां जो 100% फंड है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। जो स्पॉन्सर्ड होती है इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के पैसा लगाते हैं। क्लियर हुआ? 60% कहीं कहीं आप देखते होंगे, बहुत सारी योजनाएं होती है जहां 60% केंद्र देती है पैसा, 40% राज्य देता है पैसा, वह होती है केंद्रीय प्रायोजक योजना। यहां से प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए मैंने ये देखो पॉइंट नोट किया है। फिर यह मंत्रालय कौन सा रहेगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। याद रख सकते हो, इसके लिए कोई बड़ा मंत्रालय, बड़ा उद्योग तो है नहीं, सूक्ष्म उद्योग होगा, लघु उद्योग होगा या मध्यम उद्यम होगा, इसीलिए इस एमएसएमई मिनिस्ट्री को ही इसमें शामिल किया गया है। अब इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन बहुत आसान है, 3 सा। इस टाइप की देखो टैगलाइन तो मोदी जी देते ही रहते हैं। दूसरा हम याद कर लेंगे, 3 सा का मतलब क्या है? पहला है सम्मान, भाई वैश्य समुदाय को सम्मान दो, तभी सामर्थ्य बढ़ेगा और तभी राष्ट्र में समृद्धि आएगी। इस तरीके से हम इसकी टैगलाइन को भी याद कर सकते हैं। क्या है? सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। आगे बढ़ते हैं अब चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 तीसरा प्रमुख मुद्दा है। तो चंद्रयान 3 को लेकर हमें क्या क्या याद करना है? सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए, यह जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी यह किस तिथि को हुई थी। यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो देखो याद रख सकते हो, 2023 का 23 निकालना है अपन को और 23 से 23 अगस्त को हमें कनेक्ट कर लेना है। तो 23 अगस्त वह तिथि थी जब यह चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अब यहां से और प्रश्न क्या क्या बनते हैं? इस 23 अगस्त को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में यह तिथि घोषित कर दी गई थी। तो भारत में अब से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। अब इस सॉफ्ट लैंडिंग में अपन से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? पहला प्रश्न बनेगा कि यह सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश है? भारत। तो हमें याद रखना है चौथा देश है, अर्थात चंद्रमा की सतह पर बहुत प्यार से लैंडिंग करने वाला देश हमारा चौथा है। इसके पहले आपके देखो दो महाशक्तियां हैं, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, जो रूस है आज के समय में। इन दोनों ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी और अभी कुछ ही वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले चाइना के द्वारा चंद्रमा की सतह पर भी सॉफ्ट लैंडिंग कर दी गई है। 3 ही राष्ट्र हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। एक प्रश्न आपसे यह बनेगा, तो इस आधार पर हुआ चौथा। दूसरा प्रश्न पूछने की गुंजाइश है कि भैया चंद्रमा यह दिख रहा है आपको, ऊपर का होता है आपका नॉर्थ पोल और चंद्रमा का दक्षिण का हिस्सा जिसे बोलते हैं साउथ पोल। अब चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। जितने अभी तक राष्ट्र हमने देखे, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, ये सारे के सारे चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर गए हैं। तो हम यहां से एक फैक्ट और तैयार कर लेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रश्न बनेंगे? और प्रश्न इसके लैंडर को लेकर बनेगा। देखो लैंडर और रोवर दो बड़े चर्चा में रहे थे। रोवर का नाम क्या था आप लोग बताइए? चलो मैं बता देता हूं, रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर। अब विक्रम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है भाई? शिव शक्ति कर दिया गया है। तो विक्रम का नाम बदल चुका है और विक्रम का नाम हो गया है अब शिव शक्ति। तो ठीक है, यहां से क्लियर, यह न्यूज जरूर ध्यान रखना आप। फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 जो आपका चंद्रयान 3 के पहले पहुंचता है और सॉफ्ट लैंडिंग करने के दौरान वह विफल हो जाता है, लेकिन कहीं पर तो वह गिरता होगा चंद्रमा की सतह पर। तो जहां पर उसके पदचिन्ह पाए गए हैं उस पदचिन्ह का नाम अब क्या कर दिया गया है? तिरंगा कर दिया गया है। यहां समझ में आया ये फैक्ट कौन से दिए हुए हैं? तो विक्रम का नाम, जो लैंडर विक्रम था, उसका नाम शिव शक्ति हो चुका है और चंद्रयान 2 के जहां पदचिन्ह पाए गए उसका नाम तिरंगा हो गया है।
अगली न्यूज है भाई आदित्य L1 को लेकर के। आदित्य L1 बड़ा चर्चा में है और याद रखना बड़ा आसान है। देखो आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसी आधार पर भारत का जो पहला सौर मिशन है, अर्थात सूरज के जो ऑर्बिटर में भेजा जाएगा, सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा करेगा, उसके आधार पर ही इसका नाम रखा गया है आदित्य। तो आदित्य L1, बोले L1 क्या है? L1 अपने आप में होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं यह समझा दो। देखो यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, यहां समझना ध्यान से, यह सूर्य या अर्थ, और सूर्य और पृथ्वी दोनों अपनी ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो एक कुछ पॉइंट इनके मध्य में ऐसे होते हैं जहां दोनों के द्वारा लगाया जाने वाला जो आकर्षण बल होता है वह लगभग समान होता है। इसलिए इन बिंदुओं पर अगर उपग्रह भेजे जाएं तो उनको एनर्जी कम वेस्ट होगी, ईंधन कम लगेगा। तो कम ईंधन लगेगा क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बराबर होगा, तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा यहां पर कोई भी उपग्रह जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट यह होता है, इसीलिए L1 पॉइंट पर यह भेजा जाएगा। कौन सा? आदित्य L1 जो मिशन है हमारा, यह जो सैटेलाइट भेजा जाएगा यह L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा। तो भारत का पहला हो गया सौर मिशन, और आदित्य L1 के रूप में क्यों जाना जाता है यह समझा दिया मैंने। दूसरा भाई, इसमें लॉन्च जो व्हीकल होगा PSLV कौन सा प्रयोग किया जाएगा? प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। PSLV ऑप्शन में दिया होगा C57, C58, C56, वहां हवा निकल जाएगी। अभी तो बड़ा आसान लग रहा होगा, PSLV C57 याद कर लेंगे। जब वहां हवा निकल जाती है 56, 57, 54 सब सामने आ जाते हैं ना, कंफ्यूजन तभी होता है। तो अपन को याद रखना है भाई, जिसका सूरज चमकता है ना उसी की सत्ता रहती है, या कह दो जिसकी सत्ता रहेगी उसी का सूरज चमकेगा। तो सत्ता से हमने याद कर लिया 57 को, ठीक है। हिंदी वाले याद कर लेना, इंग्लिश वाले भी ऐसे याद कर लेना, सत्ता से याद कर लेंगे हम 57 को, और जिसकी सत्ता चमकेगी भाई उसी का सूरज चमकेगा। तो PSLV C57 यहां से याद हो गया हमें। अब आते हैं ब्रिक्स पर। ब्रिक्स को लेकर के, ब्राजील को लेकर क्या डिबेट हुई थी वह समझा दी थी पीछे, G20 में समझाया था। अब ब्रिक्स सम्मेलन आप जानते हो, यहां पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 देशों का संगठन है, और इस बार 15वां सम्मेलन हो रहा है। 15वां देखो कैसे याद रखोगे, इस बार हमें याद हो गया कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है। साउथ अफ्रीका को हमने S बनाया, आगे एक डंडा लगा दिया भाई, ब्रिक्स में से S को हमने बनाया, आगे एक डंडा लगा दिया, यह निमोनिक्स तैयार हो गई, हमें सम्मेलन तैयार हो गया। कौन सा है ये? 15वां। क्लियर? तो ऐसे आपको याद रहेगा। 15वां किसके द्वारा किया जा रहा है? जो सम्मेलन अध्यक्षता वह की जा रही है साउथ अफ्रीका के द्वारा। अब इसको लेकर के कुछ जानकारी आप समझ लो कि जैसे 2001 में जिम ओ'नील रहते हैं, यह बोलते हैं जो बड़ी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, तेजी से विकास की गति आगे बढ़ रही हैं, है ना, विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उनको मिलाकर क्यों ना एक संगठन बनाया जाए, है ना, महाद्वीप से बड़ी बड़ी शक्तियों को उठाया जाए। तो ब्राजील को उठाया गया, रूस से उठाया गया, इंडिया, चाइना, इनको उठा करके पहले ब्रिक की स्थापना की गई। फिर वर्ष 2010 आता है और दक्षिण अफ्रीका जैसे ही शामिल होगा, उसके बाद 2010 से यह संगठन ब्रिक्स कहलाया। यह आपको जानकारी के लिए बता दिया। दूसरा, संगठन के स्तर पर जो स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं वह यहीं से बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई करंट की न्यूज पर। इस बार आयोजन स्थल कहां हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो बोला ही भाई, इस बार अध्यक्षता 15वें सम्मेलन की कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। फिर इस बार की थीम क्या है? थीम देखो, जैसे G20 में इस बार अफ्रीका यूनियन शामिल हुआ ना, तो अफ्रीका इस समय सभी की राजनीति के केंद्र में है, वैसे ही ब्रिक्स के केंद्र में भी अफ्रीका है। एक बड़ी बाजार है, हम इसको नहीं भूल सकते हैं। तो थीम भी हम याद कर लेंगे, ब्रिक्स और अफ्रीका। आगे और भी बड़ी थीम है, लेकिन इतना याद रखना है, ब्रिक और अफ्रीका करके एक थीम है इसकी, यही याद रख लेना है। थीम से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसके सदस्यों के रूप में जब यह समझिएगा, सितंबर जुलाई से हम कब की न्यूज पढ़ रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर की। तो इस समय 6 देश जो हैं प्रस्तावित थे कि 6 देश और नए सदस्य बनेंगे, तो अब बढ़कर के हो जाएंगे 11 सदस्य। अभी कितने हैं ब्रिक्स के सदस्य? 5 हैं, और यह 6 जब शामिल हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है 11 सदस्य हो जाएंगे। तो बोले कौन कौन से 6 देश थे? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। यहां ईरान और सऊदी अरब आपको दिख रहे होंगे, ये एक दूसरे से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं, लेकिन देखो ब्रिक्स में कैसे इनको शामिल किया जाएगा, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन यहां एक देश आ रहा है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या होता है? अभी के समय की न्यूज है, इसको अपडेट जब किया जाएगा अगले 3 महीने, तो वहां समझाया जाएगा कि अर्जेंटीना ने अपने आप को वापस ले लिया है। यहां क्या हुआ क्या है, जब यह समझौता हुआ था, यह बात चल रही थी, जब सम्मेलन हो रहा था, तो यह बोला जा रहा था अर्जेंटीना में जो अर्जेंटीना राष्ट्र में जो सरकार थी, वहां के द्वारा बोला गया कि भाई हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, यहां सरकार चेंज हो जाती है। अब सरकार जो आती है वो पश्चिमी राष्ट्र जितने हैं उनका समर्थन करने वाली है। तो जितने पश्चिमी संगठन हैं, पश्चिमी राष्ट्रों वाले संगठन हैं, यह सरकार अब क्या करेगी? उसका समर्थन करेगी। तो भैया ब्रिक्स से क्या बोलेगी? हम अब ब्रिक्स में शामिल होना नहीं चाहेंगे। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, किसने अभी अपने आप को पीछे खींचा है ना, ब्रिक्स का सदस्य बनने से? तो अर्जेंटीना याद रखना है।
चूंकि हम जुलाई अगस्त सितंबर की न्यूज पढ़ रहे हैं, उस आधार पर अपने आप को अभी तैयार करना है। फिर 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां होना है, समझा दिया भाई, ब्राजील ने मना कर दिया। ब्राजील मत मारना बिल्कुल, अब रशिया में होना है 16वां। आप गलत कर सकते हैं यहां से, अगर यह कहानी नहीं समझ में आई होगी आपको तो आप गलत कर देते, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब आता है भाई ऑयल इंडिया लिमिटेड को लेकर के, यह 13वीं महारत्ना कंपनी बनी है। महारत्ना और नवरत्ना का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। देखो 1991 में जब उदारीकरण का दौर आता है तो कुछ बड़े बड़े पीएसयूज थे। कुछ समय बाद 1997 की बात आती है, समझ लो, यह कहानी समझा करो तो आपके लिए फैक्ट बहुत आसान हो जाता है याद करना। 1997 में जब नवरत्ना और मिनी रत्ना के रूप में कुछ बड़ी बड़ी जो पीएसयूज थे उनको शामिल किया गया। तो शुरुआती स्तर पर नवरत्ना और मिनी रत्ना, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आया था मिनी रत्ना और छोटी जो पीसीयूज होती हैं। अब यही मिनी रत्ना नवरत्ना जब बहुत अधिक प्रोडक्शन आगे बढ़ गया, कुछ ज्यादा ही टर्नओवर आने लगा, प्रॉफिट देने लगी, तो सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला महारत्ना। इनमें भी बड़े बड़े जो आप समझिए दैत्य रूपी जो कंपनियां थी उनको महारत्ना में शामिल किया गया। तो वर्ष 2010 में महारत्ना का कॉन्सेप्ट आता है। यहां प्रमुख रूप से आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में रहने वाली सारी कंपनी होती हैं जो इसमें शामिल होते हैं, पीएसयूज। वर्तमान समय में हमारी महारत्ना है 13 और नवरत्ना है वर्तमान समय में आपकी 14। बस इतना अपन को याद रखना है कि महारत्ना है अभी हमारे वर्तमान समय में 13 और नवरत्ना है आपकी 14। नई जो 13वीं महारत्ना बनी है यह है आपके करंट का न्यूज, ऑयल। ठीक है, ऑयल का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में भी इसको ऑयल ही बोलते हैं। अब महारत्ना के लिए जरूरी कुछ मानदंड देख लो। यहां पर होता क्या है, एक तो वह नवरत्ना होनी चाहिए, क्योंकि नवरत्ना का ही प्रोडक्शन और इसका जो टर्नओवर या प्रॉफिट बढ़ता है तब यहां से निकल करके वह कंपनी किसमें चली जाती है, महारत्ना में चली जाती है। तो महारत्ना के लिए जो एनुअल उसका टर्नओवर है वह 25,000 करोड़ होना चाहिए। और यह समझ लेना, यह जो अनुमान लगाया जाता है उस कंपनी का देखा जाएगा कि पिछले 3 वर्षों में वह कितना टर्नओवर निकाल रही है, कितनी उसकी नेटवर्थ है और कितना वह प्रॉफिट दे रही है संस्थान। उस आधार पर उसे महारत्ना कंपनी में डाल दिया जाएगा, नवरत्ना से उठा करके यह प्रोसेस होता है। अब इसका एनुअल टर्नओवर अगर 25,000 करोड़ रुपए पार कर गया है किसी कंपनी का, और उसका नेटवर्थ जो है पिछले 3 वर्षों के एवरेज 15,000 करोड़ से ऊपर निकल चुका है, या वह कंपनी एनुअल जो नेट प्रॉफिट है वह 5,000 करोड़ का दे रही है, इससे ऊपर पहुंच चुकी है, तो इसे उठा करके महारत्ना कंपनी में डाल दिया जाएगा। इसी आधार पर आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना कंपनी में डाल दिया गया है। अब आते हैं नवरत्ना कंपनी पर। तो 2 नवरत्ना कंपनी भी इसी महीने आपकी बनी है। पहली देखो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है यह 13वीं नवरत्ना बनी है, और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर यह आपकी 14वीं बनी है नवरत्ना कंपनी। तो 2 आपकी नवरत्ना कंपनी ऐड हुई हैं, तो नवरत्ना हो चुकी हैं टोटल 14 और महारत्ना हो चुकी हैं आपकी 13। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और समझा भी दिया महारत्ना और नवरत्ना का कॉन्सेप्ट, तो अब फैक्ट हो गया होगा आसान। अब आते हैं भाई आसियान पर। आसियान आप जानते हो ना, साउथ एशियन, जितने आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन बेसिकली, तो साउथ ईस्ट में आपके समझ लो कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये जितने देश हैं ना, उन सारे देशों का समूह जो है वही आपका ग्रुप कहलाता है आसियान। तो आसियान का जो 43वां आप समझिए जो शिखर सम्मेलन होता है वो कहां पर हो रहा है, वह आपका इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया हमने पढ़ा, जब जावा सुमात्रा द्वीप वगैरह के बारे में पढ़ा था तो वहां समझे थे कि भाई ये इंडोनेशिया के ही प्रमुख भाग हैं। अब पहले आसियान के बारे में जानते हैं, उसके पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यह बात है 1967 की, जब इन राष्ट्रों ने, जो आपके साउथ ईस्ट एशियन है कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसे आपका एशियान कहा गया। अब आसियान का आपका मुख्यालय बनाया गया था बैंकॉक में। देखो आशियाना हर कोई अपना कहां बनाना चाहता है, बैंकॉक में बनाना चाहता है, घूमना चाहता है हर कोई, कि नहीं? तो भैया ये समझो कि बैंकॉक में इसका मुख्यालय हमने याद कर लिया इस तरीके से, थाईलैंड में स्थित है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्यों को लेकर के आप यह मत सोचना कि अभी वर्तमान समय में इसके 10 नहीं, एक सदस्य वर्ष 2022 में एक और ऐड हो चुका है, जिसे आपका तिमोर लेस्ते बोला जाता है। तिमोर लेस्ते की लोकेशन समझनी है, देखो यहां पर आपको दिखाई गई है, इंडोनेशिया दिख रहा है, इंडोनेशिया के ही ईस्ट में चले जाओगे तो आपको तिमोर लेस्ते वह कंट्री दिखाई देगा। अब यह 11वां सदस्य आपका तिमोर लेस्ते भी आसियान में शामिल हो चुका है। यह पिछले साल क्या हुआ था, बहुत अधिक न्यूज में था। साथ ही सितंबर महीने में ही यहां पर भारत सरकार के द्वारा अपनी एम्बेसी खोल दी गई है तिमोर लेस्ते में ही। यह भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। तो आसियान से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको दे दी। अब आते हैं जो 43वां शिखर सम्मेलन है, इस शिखर सम्मेलन में हमें क्या याद रखना है, हमें यह याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता की गई है इस बार इंडोनेशिया के द्वारा की गई है। इंडोनेशिया को हम याद कर लेंगे, इंडो का हम डो निकालेंगे और इसके राष्ट्रपति हैं विडोडो। ठीक है, डोडो देख रहे हो कितना आ रहा है, तो देखते ही हमें विजुलाइज हो जाना चाहिए और हम आंसर सही टिक कर लें। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इनके द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है इस बार के आसियान शिखर सम्मेलन की। और थीम भी देखो उसी आधार पर रहेगा, आसियान मैटर्स, यानी कि आसियान मैटर करता है भाई। 44वां अगला जो आसियान सम्मेलन है वह लाओस में ही होगा।
क्लियर, उधर ही होता है, आपके जो 11 देश हैं इन्हीं में से कहीं ना कहीं इसका प्रमुख सम्मेलन होता रहता है। तो इस बार कहां हुआ है? 43वें आसियान सम्मेलन का जो समझिए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इस बार इंडोनेशिया में हुआ है। अगली बार कहां होगा? लाओस में होगा, इतना याद रखना है आपको। पीएम की जो ग्रीस यात्रा होती है यह चर्चा में रही। चर्चा में क्यों रही? देखो ग्रीस यात्रा जो है 40 वर्षों के बाद कोई हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है जो ग्रीस दौरे पर गया हुआ था, तो इसीलिए चर्चा में रहती है। दूसरा एक प्रमुख बात और हो जाती है यहां पर, ग्रीस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो वहां का सर्वोच्च पुरस्कार है वह प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। क्या है वह? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है यह, इससे जो है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया जाता है। तो यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। तो इस लहजे से आपका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है किसे मिला, तो पीएम मोदी आपको याद रहेगा, काफी आसान है यह फैक्ट आपको याद रखना। अगला फैक्ट है आपका प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट। क्या है ये एबीडीएम? एबीडीएम का फुल फॉर्म है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की बात की जा रही है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, साइट मतलब जगह। तो इसके आधार पर आपकी छोटी छोटी कुछ ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर वहां रहने वाले नागरिकों के लिए सारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके एक ही साइट पर। तो कॉन्सेप्ट यही है इसका विकसित करने का। अब भारत सरकार के द्वारा पहली एबीडीएम माइक्रोसाइट जो है स्थापित की गई है। इसको लेकर पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। होता क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2020 को शुरू किया जाता है। शुरुआती स्तर पर मात्र 6 यूनियन टेरिटरी में यह शामिल किया जाएगा इसमें, और वहां से यह प्रारंभ करते हुए 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में यह प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह शुरुआती स्तर पर जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है यह प्रायोगिक स्तर पर चालू किया जाता है। फिर 2021 से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में इसको व्यापक रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसी के तहत एक पहल की जाएगी कि एबीडीएम माइक्रोसाइट के रूप में हम क्या करेंगे, विकास करेंगे कुछ साइट्स का, जहां पर सारी सुविधाएं एक साथ मुहैया कराई जा सके, छोटी छोटी साइट्स बनाकर। उसी के अंतर्गत जो आपकी करंट की न्यूज है कि पहली एबीडीएम माइक्रोसाइट जो बनाई गई है वह मिजोरम में आइजोल में बनाई गई है। तो आप याद रख लो भाई, इनके तो मजे हो गए, मजे से याद हो गया मिजोरम, क्योंकि यहां पर पहली एबीडीएम माइक्रोसाइट आपकी बना दी गई है। क्लियर, करंट की न्यूज याद हुई। याद होने के साथ आपको देखो कैसे पीछे बैकग्राउंड से कनेक्ट करके चीजें याद कराई जाएंगी, तो आसान हो जाती हैं आपके लिए याद करना। ऐसे ही याद किया करो। आ जाते हैं अगली न्यूज पर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। खूब आपसे देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आप टेस्ट सीरीज वगैरह क्वेश्चंस लगाते होंगे, बड़े आते होंगे यहां से करने के लिए। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को पहले समझ लिया करो, टॉपिक को पहले समझा करो, फील किया करो। बहुआयामी गरीबी की बात की जा रही, यहां गरीबी से या बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल गरीबी अलग कैसे है? देखो इस तरीके की गरीबी का जब भी मापन किया जाएगा तो यहां 3 डायमेंशन शामिल किए जाते हैं। कोई आपको देखा जाएगा आपका स्वास्थ्य के स्तर पर क्या हालचाल है भाई आपका, और शिक्षा के स्तर पर क्या हालचाल है आपका। तीसरा फिर देखा जाता है लिविंग जो स्टैंडर्ड है आपका वह कैसा है। तो 3 आपके डायमेंशन इसमें शामिल किए जाते हैं। 3 डायमेंशन के भीतर आपके पैरामीटर्स कुछ बनाए जाते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, यहां ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, भारत में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह 12 पैरामीटर शामिल करता है। वहीं जब वैश्विक स्तर पर जो यूएनडीपी के द्वारा जो आपका सूचकांक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है उसमें आपके 10 पैरामीटर ही शामिल किए जाते हैं। तो भारत का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये और ज्यादा व्यापक हो जाता है, भारत के आंकड़े और व्यापक हो जाएंगे, क्योंकि 2 चीजें इसमें और शामिल की जाती हैं। 2 आपके पैरामीटर कौन से हैं यहां समझ लो। एक स्वास्थ्य के भीतर के प्रसव पूर्व जांच को शामिल किया जाएगा, दूसरा आपका बैंक खाता को शामिल किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो कौन से 2 आपके पैरामीटर, एक प्रसव पूर्व जांच को, दूसरा बैंक खाता को, 2 यह पैरामीटर और शामिल हो जाते हैं। तो टोटल हो जाते हैं भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 12 पैरामीटर। डायमेंशन 3 ही रहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन। भाई स्वास्थ्य देखा जाएगा, फिर स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की ओर जाएंगे, फिर लिविंग स्टैंडर्ड पर जाएंगे। अब इससे कुछ डेटा आता है, यह डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी के द्वारा कई बार इसकी चर्चा की गई। क्या है? बोलते हैं ना कि हमने क्या किया है, 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो इसी का आंकड़ा वो उठाकर बोलते हैं नीति आयोग के इस सूचकांक का, कितने, 13.5 करोड़ लोगों को। लेकिन मोदी जी को बताओ भाई, अभी भी हमारे यहां लगभग 14.96 अर्थात लगभग 15% लोग अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं। और हमने कमी कितनी कर दी है, लगभग 10% अर्थात 9.89% की हमने कमी कर दी है गरीबों की संख्या में। यह जो 13.5 करोड़ लोग बाहर हुए हैं यह अपने आप में 9.89% के बराबर हैं। यहां से डेटा पूरा समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस और बनाए जाएंगे आपसे। क्या पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य कौन सा है? एकदम बता सकते हो, आपके दिमाग में जब भी आता होगा तो बीमारू में बिहार राज्य सबसे पहले आता होगा। भाई यह सर्वाधिक यहां पर बहुआयामी गरीबी मौजूद है। और उत्तर प्रदेश का आपका चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश भी यहां पर पीछे नहीं है, हालांकि टॉप 3 में नहीं शामिल है, हम याद रखेंगे यहां पर चौथे स्थान पर है। फिर सबसे कम बहुआयामी गरीबी, तो सबसे साक्षर जिला जो है, साक्षर जो राज्य है वही समझ में आता होगा। यहां गरीबी भी बहुआयामी स्तर पर, देखो स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर पर बहुत कम होगी। कौन सा? केरल। तो यह याद तो करने की जरूरत नहीं है। अब सर्वाधिक तेजी से गिरावट कहां पर हुई? यह बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दो। क्यों? क्योंकि यूपी का भाई कोई भी अगर न्यूज आ जाता है करंट से जुड़ा हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वाधिक तेजी से गिरावट किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो यहां से उत्तर प्रदेश की पॉलिसी समझ में आ रही है, काफी सही दिशा में चल रही है, इसीलिए गिरावट बहुत तेजी से। अब यूपी को थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, क्या देखेंगे कि यूपी के भीतर भी किस जिले में सबसे तेजी से गिरावट हुई है? तो देखेंगे हम सबसे तेजी से जो गिरावट हुई है महाराजगंज में हुई है। याद रखने का तरीका बताता हूं, गंज से याद कर लो, गंजे को। गंजे में बहुत तेजी से बालों की गिरावट होती है, तभी वो गंजा हो जाता है। तो गंज से हमने याद किया कि यहां भी गरीबी में भी गंजे में ही तेजी से गिरावट हुई होगी। सबसे तेजी से गिरावट वाला जिला कौन सा है? महाराजगंज है। सर्वाधिक गरीब कहां पर है? बहराइच। बहरिच के रूप में पढ़ो, जहां कोई रिच ही नहीं है। भैया जहां कोई रिच नहीं होगा तो वहां गरीब ही होंगे, तो बहरिच से आपको याद कर लिया बहराइच को। सर्वाधिक गरीबी कहां है? बहराइच में है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, और इसको 2-3 बार वीडियो देखना। 2-3 बार वीडियो देखने के बाद में सारे करंट क्या होंगे आपके दिमाग में होंगे तुरंत। जैसे आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, आपको यह निमोनिक्स, यह तरीके है ना, जो मजेदार जो चीजें बताई जाती है, ये याद आएंगी और फिर आंसर आप सही टिक करोगे। और सबसे कम गरीबी कहां पर है? तो गाजियाबाद में है। क्लियर? चलिए फिर यह सूचकांक देख लिया, अब लघु सिंचाई की ओर बढ़ते हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं पर जो छठी योजना आई है, तो उसके तहत यह बताया गया कि सर्वाधिक जो लघु सिंचाई होती है, सर्वाधिक लघु सिंचाई वाली योजनाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आपका मध्य प्रदेश में। लघु सिंचाई को देखो 2 आधार पर समझा जाता है, एक तो यह ग्राउंड वाटर से की जाती है, दूसरी यह सरफेस वाटर से की जाती है। तो ग्राउंड वाटर के मामले में तो हमारा उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, लेकिन सरफेस वाटर से अगर पूछा जाए, सतही जल से पूछा जाए, यह लघु सिंचाई के मामले में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है। लेकिन ओवरऑल स्तर पर देखा जाए, सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहां चल रही हैं? तो बताओगे भाई हमारे उत्तर प्रदेश में ही यह लघु सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बागवानी फसलें। जब हमने डेटा के स्तर पर समझा था उत्पादन में, जियोग्राफी में हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, लेकिन यहां जो अग्रिम अनुमान आया है, यह महत्वपूर्ण डेटा आ गया है, जो करंट में आपको देखो यहां पर कवर करा दिया जाएगा। क्या याद रखना है? बागवानी फसलों में आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक उत्पादन कितना होता है देश में, सर्वाधिक या देश में कुल उत्पादन कितना है? 350 मिलियन टन उत्पादन होता है आपका बागवानी फसलों का। यह आपका डेटा है, एकदम रट लेना है इसको। सर्वाधिक बागवानी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश ही है। जहां जहां उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान रखता है, वहां पर तो आपको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा लेना है। तो बागवानी के मामले में हमने पढ़ा भी है, शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और इसमें सब्जी उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बताया था ना, इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश कभी मिलेगा, कभी पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो अभी के समय क्या है? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। फल के मामले में आंध्र प्रदेश बताया था, और यहां उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहां उत्तर प्रदेश की भी रैंक हो सकता है, पूछ ले फल उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो आपको बताना है तीसरा स्थान है, ज्यादा पीछे नहीं है। बागानी जो प्लांटेशन होती है क्रॉप्स, जैसे यहां पर टी आ जाती है, कॉफी आ जाती है, तो ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। तो कॉफी में आपका देखो कर्नाटक है, तो यहां से कनेक्ट किया हमने, बागानी में भी आपका कर्नाटक रहेगा। मसाला में देखो, मसाला में केरल मत मार देना, मसाला में शीर्ष स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। समग्र फूलों के मामले में देखो तमिलनाडु शीर्ष पर रहेगा। तो ये हो गए आपके बागवानी उत्पादन से संबंधित जो बागवानी फसलें हैं, उसको लेकर जो डेटा आया था वो याद भी करा दिया आपको। अब इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो आपका दिया गया है वर्ष 2022 के लिए है, हालांकि इसकी घोषणा आपकी सितंबर महीने में की गई है। तो इसको समझते हैं कि आखिर यह अवार्ड किसको मिला है, हमें क्या जानना है, यहां से क्या निकालने की जरूरत है। इसके बैकग्राउंड में हम जानते हैं स्मार्ट सिटी जो मिशन चालू किया गया था वर्ष 2015 में किया गया था, इसी के तहत आपके यह अवार्ड दिए जाते हैं। जो स्मार्ट सिटी होती हैं सर्वश्रेष्ठ, इस कैटेगरी में जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक बेहतर कार्य करती हैं, उसे स्मार्ट सिटी का अवार्ड दे दिया जाएगा। फिर एक राज्यों के स्तर पर पुरस्कार दे दिया जाता है कि शीर्ष स्तर पर राज्य कौन बेहतरीन कार्य कर रहा है, और यूटी के स्तर पर। 3 आधार पर हमें अवार्ड देखने हैं और उनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी आपका इंदौर ही है।
स्वच्छता के स्तर पर या स्मार्ट सिटी के स्तर पर इंदौर आपका हमेशा शीर्ष स्थान पर खड़ा नजर आता है। फिर आपका आगे बात करते हैं, यहां आगरा क्यों दिया हुआ है। देखो आगरा ने भी स्मार्ट सिटी के मामले में तीसरा स्थान जो है हासिल किया है, तो इसलिए हमें याद कर लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई अगर जिला आ जाता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के स्तर पर जब इंदौर है तो भैया राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। क्लियर हुआ। और तीसरा स्थान जब आगरा का है तो तीसरा स्थान इधर राज्य के स्तर पर यूपी का भी रहेगा, लेकिन यूपी के साथ देखो राजस्थान भी यहां खड़ा नजर आएगा। तो यूपी के साथ राज्य स्तर पर राजस्थान रहेगा और सिटी के स्तर पर आगरा तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंदौर है और इंदौर के कारण ही मध्य प्रदेश यहां पर पहले स्थान पर है राज्य श्रेणी में। यूटी कौन सा है, यूटी तो चंडीगढ़, एकदम आंख बंद करके आप मार सकते हो कि सर्वाधिक स्मार्ट सिटी के रूप में चंडीगढ़ को जाना जाता है, यूनियन टेरिटरी बेस पर अगर अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं भाई अगली जो न्यूज है, भारत का पहला सौर शहर। देखो सौर शहर जो भारत का पहला बना है वह सांची बना है। सांची को आपने पढ़ा होगा, सांची के स्तूप के स्तर पर जो मध्य प्रदेश में है ना मौजूद है, यह तो आप जानते हो। तो यहां अगर हमने देखा कि पहला सौर शहर बना हुआ है, अर्थात यहां जितनी भी विद्युत ऊर्जा या जो भी विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी पूरे शहर में, तो वह सौर ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी, इसीलिए भारत का पहला सौर शहर कहलाएगा। 1989 में हमें याद रखना है कि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न बन जाएगा सांची के स्तूप को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया, 1989 में। इसके पहले पिछले साल का करंट था कि गुजरात में मोढेरा स्थित है, यह जो है अपने आप में 24x7 सौर ऊर्जा संचालित वाला गांव है। अर्थात यह ऐसा गांव था पहला भारत का जो 24x7 मतलब 24 घंटे यहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। अब एक शहर भी हो गया है, कौन सा, सांची। यह सांची अब शहर हो चुका है जहां पर पूरी तरीके से 24x7 सौर ऊर्जा संचालन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इस बार डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है समझो। डीम्ड विश्वविद्यालय जो है यह उच्च शिक्षण संस्थानें जितनी होती हैं ना आपकी, उसी आधार पर इसको भी अधिकार मिल जाता है कि अपना पाठ्यक्रम घोषित कर दे और अपने संस्थान बनाए, अपने विश्वविद्यालय बनाए और फिर शिक्षा मुहैया कराए। तो इस आधार पर एनसीईआरटी भी अभी यह कार्य करेगा, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। और यह दिया किसके द्वारा जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन किसके एडवाइस पर, यूजीसी के एडवाइस पर। यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यह आयोग ही केंद्र सरकार को सलाह देगा और फिर केंद्र सरकार उठा करके एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे देगा। यहां से आपकी न्यूज देखो बन सकती है। भारत मंडपम, भारत मंडपम को समझेंगे। पीछे हमने G20 की बैठक पढ़ी थी कि G20 का जो आयोजन स्थल था, प्रमुख आयोजन स्थल कहां था, भारत मंडपम में था। यह अपने आप में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो सह सम्मेलन केंद्र है उस रूप में इसको स्थापित किया गया है। यहां पर अब 7,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर कोई भी बैठक या सम्मेलन कर सकेंगे। इसका नाम जो पड़ा है ना, भगवान बसवेश्वर, जो कर्नाटक में भगवान बसवेश्वर थे, वह अनुभव मंडपम से प्रेरित है। कैसे, भगवान बसवेश्वर के द्वारा जो बैठकें की जाती थी उसे अनुभव मंडपम कहते थे। इस अनुभव मंडपम से ही नाम निकल कर आया है भारत मंडपम। और इसकी जो आकार है, इसका आकार यहां दिख रहा होगा, देखो फोटो लगाई गई है, यह शंख के आकार का दिखाई दे रहा है। यहीं पर सामने ये क्या दिख रहा है, यहीं पर सामने आपको नटराज की मूर्ति दिख रही होगी। तो यह विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति है। नटराज अपने आप में भगवान शिव की मूर्ति होती है, जो आप समझिए भरतनाट्यम वगैरह है, भरतनाट्यम, यहीं से देखो यह जो मुद्रा दिख रही है यही भरतनाट्यम की एक मुद्रा है। तो हमें समझ में आया कि विश्व की सबसे ऊंची जो नटराज मूर्ति है इसी भारत मंडपम के सामने लगाई गई है, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है और इसके मूर्तिकार राधा कृष्णन है। याद कर लेना, क्योंकि जब गुजरात में हमने सरदार पटेल की मूर्ति लगाई थी तो उसके मूर्तिकार पूछे गए थे। तो यह भैया नटराजन मूर्ति के मूर्तिकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो वहां से समझ में आता है कि क्वेश्चन बनाने की क्या गुंजाइश है। और पीछे मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, उसी आधार पर आपको यहां सारे पॉइंट्स वह शामिल किए हैं जहां से आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के अगली न्यूज है। इसमें क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के यह बोला गया है कि भाई जो इस बार का रैंकिंग है वह कैसे दिया जाता है। पहले इसका बैकग्राउंड समझो। राष्ट्रीय स्वच्छ जो वायु कार्यक्रम है, नेशनल जो आपका नेशनल लेवल पे जो कार्यक्रम होता है क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसे एनसीएपी क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो यह अपने आप में समझिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा यह प्रोग्राम जो है प्रारंभ किया जाता है। 2024 तक टारगेट रहता है कि PM10 और PM2.5 यह जो कण होते हैं, देखो वायु के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। PM का मतलब होता है छोटे छोटे कण होते हैं जो आपके समझो नाक में बाल वगैरह जो होते हैं ना, ये रोकने का काम करते हैं, डस्ट वगैरह का। लेकिन ये इतने महीन कण होते हैं कि यह आपके पहुंच जाते हैं लंग्स में फिर आपके लिए लंग कैंसर तक का कारण बन जाते हैं। तो सरकार ने कोशिश की
कि भैया इस एनसीएपी प्रोग्राम के माध्यम से हवा को स्वच्छ करेंगे और PM10 और PM 2.5 इसमें 20 से 30% की कटौती करेंगे। इस लक्ष्य के साथ यह प्रोग्राम चालू किया गया। यह समझ में आया बैकग्राउंड। फिर इसी आधार पर जो सर्वे किया जाता है उस सर्वे में फिर आपका 3 श्रेणियों में रैंकिंग बांटी जाती है। तो स्वच्छ जो सर्वेक्षण है आपका वायु सर्वेक्षण है, इसमें आगे रैंकिंग दी गई और रैंकिंग में 3 श्रेणियां बनाई गई। एक श्रेणी में आपके 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले शहर थे उन्हें शामिल किया गया और श्रेणी दूसरी थी उसमें 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले और तीसरी श्रेणी में छोटे छोटे शहर शामिल किए गए। पहली जो श्रेणी है 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले, उसमें इंदौर शीर्ष पर रहा और आगरा आपका दूसरे स्थान पर रहा। इंदौर और आगरा यहां भी देख रहे हो दबदबा जमाए हुए हैं। स्मार्ट सिटी में भी हमने देखा वहां पहले पर इंदौर था और तीसरे पर अपना आगरा था, और यहां स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले पर इंदौर है दूसरे पर आगरा है। अब दूसरा बढ़ते हैं 3 से 10 लाख में, तो अमरावती यहां पर महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है अमरावती शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर है। तीसरी श्रेणी में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में छोटे छोटे जहां पर शहर शामिल किए जाते हैं उसमें परवाणु हिमाचल प्रदेश में यह शीर्ष स्थान पर है। अब छोटी मोटी जगह है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहां स्वच्छ वायु रहती ही है, तो यहीं से कोई ना कोई शहर रहेगा, तो परवाणु है जो शीर्ष स्थान पर है। यहां थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। श्रेणी 1 में कौन आएगा भाई, क्लियर तरीके से बताओ। जब दूसरे स्थान पर ओवरऑल रैंकिंग है तो यहां आगरा आएगा ही शीर्ष पर। श्रेणी 2 में जब दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है तो शीर्ष पर आएगा। श्रेणी 3 केवल याद करना है अपने को, यहां रायबरेली रहेगी शीर्ष स्थान पर। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर पूछा जाए स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग तो वह अपन लोगों को याद हो गई, और अगर उत्तर प्रदेश के अलावा ओवरऑल नेशनल लेवल पर पूछा जाए रैंकिंग श्रेणीगत रूप में बांट करके तो भी अपने को याद हो गई। अमृत भारत स्टेशन योजना जो चालू की गई, देखो जो रेलवे स्टेशन है इसका प्रयोग, रेलवे वगैरह का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है लोगों के द्वारा, चाहे सरकार माल ढुलाई के रूप में करती हो चाहे यातायात के रूप में। तो इसका पुनर्विकास करने के लिए, रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास करने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया। सरकार ने शुरुआती स्तर पर यह लक्ष्य रखा कि भाई हम 1309 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करेंगे। शुरुआती स्तर पर 1309 रेलवे स्टेशनों का पूरे भारत से चयन किया गया। उसमें सर्वाधिक जो रेलवे स्टेशन चुने गए वह यूपी से 156। लेकिन यह हो गई न्यूज, यह इस योजना की हो गई न्यूज। अब करंट की न्यूज यह है कि इसका पहला चरण शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं। जब ओवरऑल सर्वाधिक रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से हैं भाई, तो जो पहले चरण में सर्वाधिक रेलवे स्टेशन किससे होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे। हमें याद करना है कि कितने शामिल किए गए हैं, 55 शामिल किए गए हैं। आरओ यारो में जो फैक्ट बनाया जाएगा यहीं से बनाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, तो 55 आपके। लागत इसकी 24,470 करोड़ रुपए है। अगली न्यूज है आपकी जॉर्जिया को लेकर के। जॉर्जिया क्यों चर्चा में आया, देखो कहां पर स्थित है जॉर्जिया। जॉर्जिया आप समझिएगा यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। अब जॉर्जिया ने किया क्या, इसने हिंदू विरासत माह के रूप में अक्टूबर महीने को घोषित कर दिया। अक्टूबर महीने को इसने हिंदू विरासत माह के रूप में, कारण दिया भाई अक्टूबर क्यों, तो याद रखना इसने कारण दिया कि इस दिन देखो एक तो गांधी जयंती मनाते हैं, दूसरा नवरात्रि वगैरह भी इसी महीने में आपका हिंदू कम्युनिटी के द्वारा मनाई जाती हैं। बोले यार यह जो है हिंदू विरासत माह क्यों घोषित कर रहा है, क्योंकि जॉर्जिया में जो हिंदू कम्युनिटी है बहुत अधिक रहती है, इसीलिए यहाँ की जो पॉलिसीज होती हैं उन पर हिंदू कम्युनिटी का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। इसी कारण से हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया के द्वारा अक्टूबर महीने को घोषित किया गया। दूसरा, एक बार और न्यूज में रहा था कुछ महीने पहले, जब हिंदू फोबिया, बड़ा ही माहौल बनाया गया था कि हिंदू फोबिया बढ़ता जा रहा है ना, तो हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए, अर्थात इसकी निंदा करने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था इसी राज्य के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्जिया के द्वारा। तो दो कारण यह चर्चा में रहा और यहां से प्रश्न बनाए जाने की बड़ी गुंजाइश रहेगी इस बार। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों जॉर्जिया ऐसा काम कर रहा है। आगे आते हैं तो अब संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी हुई न्यूज है। इसमें क्या है, इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे आप यूनाइटेड नेशन असेंबली के रूप में जानते हो, इसका 78वां सत्र होना है। पहले इसको समझ लो, आपको यही नहीं पता होगा संयुक्त राष्ट्र क्या है। जब विश्व युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध आपका खत्म होता है 1945 में, तो एक वैश्विक स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनता है जिसे संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य होता है कि वैश्विक शांति व्यवस्था को स्थापित करना। तो इसी के अंतर्गत 6 अंग इसके काम करते हैं, समझना। अभी हम महासभा पर आएंगे। इसके भीतर आपके 6 अंग काम करते हैं, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमिक और सोसाइटी
पर कार्य करता है सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर। तीसरा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में काम करता है। अगला आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट जो आपका सचिवालय के स्तर पर काम करता है। फिर लास्ट है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, यह परिषद आपका न्याय परिषद जो आपकी कहलाती है ना, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल कहलाती है। 5 अंग ये हो गए। छठा कौन सा है? छठा है भाई महासभा, जो असेंबली है। अब असेंबली क्या है भाई? देखो, सिक्योरिटी काउंसिल जो आपकी सुरक्षा परिषद कहलाती है, यहां 15 सदस्य ही होते हैं, केवल इसमें बैठते हैं। इसमें 10 आपके होते हैं अस्थायी, 5 होते हैं स्थायी। ये सारी जानकारी आप ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर पढ़ते हो या इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ोगे मेंस के स्तर पर, तो वहां बताई जाएगी। यहां केवल आपको करंट की न्यूज तक लाया जा रहा है। फिर ये महासभा में जितने संयुक्त राष्ट्र के 190 प्लस जो भी सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे बैठते हैं और सभी का अपना एक वोट होता है। तो इसी की यही बैठक जो हुई है, इसका 78वां सत्र हुआ है। यह 78वां सत्र ही आपका हमें पढ़ना है करंट का, आखिर क्या क्या यहां से आपसे क्वेश्चन बनाए जाएं। क्लियर हुआ? तो यह न्यूज करंट की आपकी पीछे से बैकग्राउंड से कैसे कनेक्ट होती है समझ में आ गया होगा आपको। साथ ही स्टैटिक में भी अब चीजें पूछी जाएंगी, तो वहां भी आप बता दोगे। इसकी स्थापना बता दिया, विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय इसका देखो न्यूयॉर्क में बनाया गया था। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं? यह भी पूछ लेता है भाई, किस देश के एंटोनियो गुटेरेस? पुर्तगाल के हैं। और यह वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं। यह हो गई आपकी जानकारी। अब महासभा को लेकर के आते हैं, इस बार की थीम क्या है? जो 78वां सत्र है, इसकी थीम है आपकी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। यह थीम समझ में आ रहा होगा कि यह थीम बनाई क्यों गई होगी, पीछे का कारण समझा करो। देखो, एक तो कोविड का दौर रहा, कोविड में आपका समझ रहे होगे आप, संरक्षणवाद का दौर चालू हुआ, सभी देश अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए। दूसरा, फिर जो रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन ऐसे युद्ध लगातार छिड़ रहे हैं, तो इसके छिड़ते जो विश्वास है राष्ट्रों के मध्य वो कम हो रहा है, वैश्विक एकजुटता कमजोर हो रही है। इसीलिए थीम बना दी गई, विश्वास का पुनर्निर्माण होना चाहिए और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना चाहिए। थीम हो गई अपन को याद। अध्यक्ष इसके हैं डेनिस फ्रांसिस। यह त्रिनाद और टोबैगो, यह टोबैगो त्रिनाद कहां पर है? कैरेबियन सी जब आप जाओगे तो वहीं पर यह देश मौजूद है, त्रिनाद एवं टोबैगो। वही इस बार की अध्यक्षता कर रहे हैं। डेनिस फ्रांसिस इसी देश से बिलोंग करते हैं। और भारत की ओर से भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। प्रश्न बनाया जाएगा भाई, जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा। अगला आपको जो न्यूज दिखेगा वो G77। देखो, G77 पता होना चाहिए हमें, विकासशील देश जितने हैं उनका ग्रुप है यह। इसकी स्थापना 1964 में की जाती है। जितने विकासशील देश हैं उनके द्वारा मिलकर के यह स्थापना की जाएगी और पहली बैठक 1967 में अल्जीरिया में होगी। यह हो गई आपके लिए जानकारी। अब बात करते हैं वर्तमान सम्मेलन की, करंट की न्यूज पर। तो विकासशील देशों का यह संगठन है। इसकी वर्तमान सम्मेलन जो हुआ है वह हवाना, क्यूबा में हुआ है। यह हवाना क्यूबा आप जानते हैं ना कहां पर है? यही अमेरिका आप जाओगे, कैरेबियन सी में ही पहुंचोगे तो वहीं पर आपका क्यूबा देश नजर आ जाएगा और क्यूबा की राजधानी है हवाना। उसी के द्वारा इस बार अध्यक्षता की जा रही है, या समझो वहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति हैं आपके मिगुएल डियाज कैनल। अगला सम्मेलन कहां होना है? युगांडा में होना है। युगांडा आपको पता होगा ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है युगांडा। तो अगला सम्मेलन कहां होना है? युगांडा में। फिर अगला आपका न्यूज है श्रेया थाविशिन। श्रेया थाविशिन कौन है? श्रेया थाविशिन जो है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो था से आपका हो गया थाविशिन, देखो याद कराता हूं, था से हो गया थाविशिन, था से हो गया आपका थाईलैंड। और इनकी पार्टी कौन सी है? थाई पार्टी, फ्लू थाई पार्टी। यह भी याद हो गया आपको, ठीक है। था कितना ज्यादा दिख रहा है? थाविशिन, थाईलैंड, थाई पार्टी। तो तीनों आपको याद हो गए होंगे। अब आएगा आपसे ऑप्शन में, ऑप्शन देखकर आप मार दोगे कि श्रेया थाविशिन जो है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। या देखो आपको इमेज भी उनकी दिख रही होगी। सर्वश्रेष्ठ देश के आधार पर रैंकिंग की गई, किसके द्वारा की गई? एक तो इसका जो जारी करता है वह यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है। इसने बताया भाई स्विट्जरलैंड जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं, यहां पर देश कर लो स्विट्जरलैंड। आप कनेक्ट कर लेना, जब विश्व युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड को, चाहे आपका ए पार्टी हो चाहे बी पार्टी हो, चाहे मित्र राष्ट्र हो चाहे धुरी राष्ट्र हो, दोनों ने क्या किया था? स्विट्जरलैंड को छोड़ दिया था। बोले भाई स्विट्जरलैंड को कोई भी टच नहीं करेगा, कोई वहां पर अटैक नहीं करेगा। इसीलिए देखो, जो विश्व का स्वर्ग भी कहा जाता है, भारत की धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं इसको। तो स्विट्जरलैंड आप ऐसे कनेक्ट कर लेना कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है।
यह जो जारी करता है रिपोर्ट, इसके द्वारा भी यही बताया गया है। ईरान जो है आपका अंतिम स्थान रखना है इस रिपोर्ट के अनुसार। ईरान को याद कर लेना भाई हैरान से। ईरान के लोग हैरान है क्योंकि वहां कट्टरता इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतने ज्यादा देखो वहां पर मुद्दे अभी उठे थे महिलाओं को लेकर के, तो ईरान को लेकर के लोग हैरान है क्योंकि यह अंतिम स्थान रखता है। भारत देखो 30वां स्थान है। रैंक याद कराता हूं, भारत में सब क्या है, 30 मार खा है कि नहीं है, तो 30 मार खा से हमने याद कर लिया भारत देश की रैंक क्या है, 30वीं। आगे बढ़े तो विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के फोर्ब्स के द्वारा सूची जारी की गई। तो आपको आसानी से याद तो हो ही जाएगा क्योंकि आपने यह न्यूज में भी खूब पढ़ा होगा कि भारत जो है अभी जीडीपी के आधार पर, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो भारत का स्थान क्या है, 5वां है। अर्थात याद ऐसे रखना कि अब हम मुट्ठी में आने लगे हैं, मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं, तो हम 5वें स्थान पर आने लगे हैं। तो 5वां स्थान हो गया है भारत का। अब भारत के ऊपर है जर्मनी। मेलोडी तो बड़ा चर्चा में रह रहा है आजकल, तो मेलोडी से याद कर लिया हमने कि भारत के ही जस्ट आगे है जर्मनी। तीन टॉप 3 याद करते हैं। शीर्ष पर आपका है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर यूएसए, सबसे बड़ी जीडीपी है। फिर चाइना दूसरे स्थान पर है, तीसरा आपका जापान स्थित है। तो पांचों आपको देखो देश कोई भी आ जाएगा, क्रम से लगाने को आएगा तो आप लगा पाने की स्थिति में हो गए होगे। फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई है 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, उसमें टॉप 5 हमें याद होगा क्योंकि 5वां स्थान हमारे भारत का है। पी के आधार पर अगर देखा जाए तो चाइना पहले स्थान पर चला जाता है, यूएसए दूसरे पर आ जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर 100 किलो भाई गेहूं है, इसकी कीमत अमेरिका में 1000 रुपए है, चाइना में 800 रुपए है, और चाइना में कोई व्यक्ति है जिसके पास 500 रुपए है। बोले भाई अब बताओ, अमेरिका में वह गेहूं खरीदेगा वह व्यक्ति और चाइना में खरीदे, कहां उसको ज्यादा मिलेगा? बोले चाइना में ज्यादा मिल रहा है यार, है ना, चाइना में सस्ता है। तो इस आधार पर बोला जाता है जो परचेजिंग पावर है वह कहां पर ज्यादा है, चीन में ज्यादा है। तो वहां चीन जो है यूएसए से आगे निकल जाता है और भारत यहां पर 3rd स्थान पर है। भारत यहां पर 5वें स्थान पर नहीं है, यहां भारत तीसरे स्थान पर है। और सर्वाधिक, इस फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक तेजी से जीडीपी ग्रोथ किस देश की करेगी विश्व में, विश्व स्तर पर बताया इसने कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी सर्वाधिक तेज होगी, लगभग 6%, मतलब 5.9%। जितने भी डेटा आएगा अभी देखोगे सब में 6% के आसपास ही भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह रहने वाली है। भारत का पहला यूपीआई पिन कहां लगाया गया है? भारत का पहला यूपीआई पिन मुंबई में लगाया गया है। यूपीआई पिन समझ रहे हो ना आप? अब यूपीआई का ही प्रयोग करके इस एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो। यूपीआई एटीएम इसीलिए बोला गया भारत का पहला। अभी तक जितने एटीएम है आप कार्ड लेकर जाते हो, यहां कार्ड जैसी कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के माध्यम से यूपीआई को स्कैन करो, आप तुरंत वहां से पैसे निकल आएंगे आपके। जापान के सहयोग से इस तकनीक का प्रयोग किया गया। भाई तकनीक के स्तर पर भारत की मदद जापान ही करेगा। यूपीआई का फुल फॉर्म तो नहीं आपको ऐसा हो ना पता हो तो यहां लिख दिया गया है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, यहां पर फॉर्च्यून जो मैगजीन है, अमेरिकी मैगजीन है यह, इसके द्वारा जो टॉप आपकी समझ लीजिएगा 500 कंपनी होती हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पिछले कई वर्षों से वॉलमार्ट ही रह रहा है। वॉलमार्ट आपकी यूएसए की रिटेल कंपनी है। फिर भारतीय कंपनी पूछेगा कि कोई भारतीय कंपनी है क्या, तो भारत में देखो रिलायंस ही छाया हुआ है, तो रिलायंस तो है, लेकिन वैश्विक स्तर पर आप समझोगे फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 में भारत में जो रिलायंस है इसका स्थान 88 नंबर का है, यानी कि कहीं टॉप 50 में भी नहीं टिकता है। ये कहां पर है, टॉप 100 में आ गया है। हालांकि कौन सा स्थान है इसका, 88वीं रैंक है इसकी, याद रखना आप। अब विश्व आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं क्या है यह विश्व आर्थिक परिदृश्य। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है यह जारी की जाती है आईएमएफ के द्वारा। जारी करता कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा तो समझ में आएगा। दो रिपोर्ट यहां मैं बताता हूं, बड़ा कंफ्यूजन होता होगा आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। दूसरी कौन सी है, इंग्लिश में ही सुनना आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो जो इकोनॉमिक आउटलुक है, मतलब आउटलुक की बात करेगा, वह आईएमएफ जारी करेगा, और प्रोस्पेक्ट की बात करेगा तो वह वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। याद कर लेना आप यहां से, प्रोस्पेक्ट अर्थात अनुमान की बात करेगा वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है आप समझिए परोपकारिता का काम करेगा भैया, तो अनुमान लगाएगा। आउटलुक भैया, आउटलुक बदल सकता है पूरा का पूरा आईएमएफ, क्योंकि यह लोन वगैरह सॉफ्ट लोन भी देता है, तो ऐसे भी याद कर लेना कनेक्ट करके। तो आईएमएफ जो है आपका इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और वर्ल्ड बैंक आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। इस बार का शीर्षक रहा है आउटलुक रिपोर्ट का, नियर टर्म रेजिलियंस परसिस्टेंस चैलेंजेस। अब इसके द्वारा जो ग्रोथ रेट है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो ग्रोथ रेट है वह कितनी अनुमान की गई है। 2023 के लिए इसने बताया है कि 6.1% रहेगी, वहीं 2024 में 6.3%, अर्थात वृद्धि देखी जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय जो वृद्धि दर है वह बढ़ रही है, अर्थात भारत क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है, एकदम सही ट्रैक पर चल रही है, इसीलिए 6.1 से आगे 6.3% बढ़ेगी। वहीं वैश्विक स्तर पर बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का ही दौर रहेगा। वहां पर जो आपकी
वृद्धि दर है वह 3% ही रहेगी और 23 और 24 में यह लगभग समान ही रहेगी। तो दोनों वर्ष उसने जो भविष्यवाणी की है वह 3% की ही की है। पूछा जाता है भाई आईएमएफ के अनुसार पूछे या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार पूछे, किसी भी आधार पर आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब आप बहुत आसानी से इसको हल करने की स्थिति में आ गए होंगे, कंफ्यूजन भी आपके खत्म हो रहे होंगे। अगली न्यूज है वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति। देखो इसके जारीकर्ता जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, कई संगठन है जो संयुक्त रूप से मिलकर यह डेटा जारी करते हैं और देखते हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर के और पोषण को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है विश्व में। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि विश्व की लगभग 9.2% जनसंख्या अभी भी प्रभावित है खाद्य सुरक्षा से या पोषण की यहां पर चुनौती बनी हुई है। यह डेटा आप मेंस में यूज कर सकते हो। मे भी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक जनसंख्या है कितने प्रतिशत खाद्य सुरक्षा से प्रभावित है, तो 9.2%। यह डेटा केवल इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अगर पूछे सर्वाधिक किस महाद्वीप से जनसंख्या प्रभावित है, तो एशिया महाद्वीप से सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित है, लगभग 55% भूख से प्रभावित रहते हैं। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल देखो एंटी ड्रोन प्रणाली है। यहां समझते हैं एंटी ड्रोन प्रणाली क्या है। वर्तमान समय में जितने युद्ध आप देख रहे होंगे वह अब मानव के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, सीधे मानव मानव नहीं लड़ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। उस टेक्नोलॉजी में भी ड्रोन का यूज किया जा रहा है। यह बेसिकली अनमैन्ड ही होता है। अनमैन्ड मतलब यहां मनुष्य नहीं रहता है, यह क्या है घर से ही अपना रिमोट वगैरह के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो जानते हो आप, ड्रोन वगैरह उड़ाए आपने कभी, है ना? देखा तो होगा ही, नहीं उड़ाए होगे तो यह ड्रोन का ही प्रयोग किया जा रहा है। अभी आपने इजराइल फिलिस्तीन जब युद्ध हुआ था वहां भी लगातार ड्रोन से अटैक किया गया था। अब बात करते हैं तो भारत का यह इंद्रजाल क्यों चर्चा में है। इंद्रजाल जो है एंटी ड्रोन प्रणाली है। मान लो भारत की सीमा पर एग्जाम्पल के तौर पर चीन या पाकिस्तान की ओर से कोई ड्रोन अटैक होता है तो हमारे पास कोई एंटी ड्रोन प्रणाली होनी चाहिए कि नहीं बचने के लिए। तो बोले वही डिफेंस करने के लिए हमने जो एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है इसका नाम है इंद्रजाल। हम भैया अपने यहाँ इंद्रजाल बिछा देंगे, कहने याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो इंद्रजाल जो है हमने नाम रखा हुआ है, यह हमारी एंटी ड्रोन प्रणाली है। यह विकसित की गई है ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा। हैदराबाद में यह संस्थान स्थित है। यह इस तरीके के ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, जो तकनीक होती है उसका विकास करती है ना? तो ग्रेने जो रोबोटिक्स है इसके द्वारा विकसित की गई इंद्रजाल जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन प्रणाली है। समझ में आ गया होगा यह न्यूज। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड। एयरफील्ड क्या होता है? देखो एयरफील्ड जो होता है जहां आपके प्लेन जो होते हैं विमान लैंडिंग करते हैं या टेक ऑफ करते हैं। आगे लिख दिया है ताकि आपको यह न्यूज अच्छे से समझ आ जाए। तो विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड अर्थात सबसे ऊंचाई पर जहां विमान लैंड करेगा और टेक ऑफ कर पाएगा वह स्थान है न्योमा में। न्योमा कहां है? लद्दाख में है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 13,710 फीट की इसकी ऊंचाई होगी। और यह जितने इस तरीके के स्ट्रक्चर वगैरह बनाता है, जो इंफ्रा का विकास करता है, बीआरओ बेल्ट, बीआरओ क्या है आपका? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। यह 1960 में इस संस्था का विकास हुआ था। जितनी सीमाओं पर आप समझ रहे होंगे जितना इंफ्रा का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए आपका बीआरओ ही प्रमुख रूप से रहता है। आगे वहां पर दिखाई देगा, ठीक है? सरकार के द्वारा इसका ही गठन किया गया था 1960 में। सिनुंगला सुरंग यहां पर बनाई जा रही है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग होगी। अभी यह बनकर तैयार नहीं हुई है, यह निर्माणाधीन है। क्या नाम है इसका? सिनुकला सुरंग। आगे बढ़ेंगे तो डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। देखो पारंपरिक चिकित्सा को लेकर के जब कोविड आता है, कोविड के बाद से बड़ी चर्चा होने लगती है। कोविड के बाद से इसकी चर्चा बहुत हुई कि भाई पारंपरिक चिकित्सा की ओर अब आगे बढ़ना चाहिए, है ना? लोग बड़ा आयुर्वेद की ओर भागे थे। तो वैश्विक स्तर पर अब डब्ल्यूएचओ ने भी क्या किया? एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। पहला शिखर सम्मेलन है, या समझो कोविड के बाद ही ऐसा संभव है कि इस तरीके का शिखर सम्मेलन हो रहा है। अब पहला है, दूसरा भारत में है, तो क्यों भैया इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हमारे लिए? एक तो पहला है, दूसरा या भारत में। भारत में भी कहां पर है? गांधीनगर में। याद कैसे रखना है? गांधी जी से याद करना भाई, गांधीनगर। गांधी जी क्या है? पारंपरिक चिकित्सा से लोगों का इलाज किया करते थे, तो गांधीनगर से हमने याद कर लिया। यहां पर आपका यह सम्मेलन हो रहा है। इसका थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। तो आसान है याद रखना थीम। प्रबल रिवाल्वर क्या है आपकी? प्रबल रिवाल्वर का जो विकास हुआ है यह भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवाल्वर है। अब आप क्या कर सकते हो? इस रिवाल्वर के माध्यम से 50 मीटर की रेंज से भी टारगेट को निशाना बना सकते हो। तो प्रबल रिवाल्वर जो है आपकी भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवाल्वर है। इसका निर्माण जो किया गया है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कानपुर में संस्थान स्थित है, इसके द्वारा ही आपका ऑर्डिनरी फैक्ट्री वगैरह आपकी कहां पर है? यह कानपुर में ही स्थित है। वहीं पर आपकी यह एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड संस्थान है जिसके द्वारा यह प्रबल रिवाल्वर जो आपकी यह रिवाल्वर है इसका विकास किया गया है। नाम याद रखना है, इसका नाम है प्रबल। अस्त्र मिसाइल पर आते हैं। अस्त्र मिसाइल को समझने से पहले कुछ चीजें और बताऊंगा जो ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तभी और मजा आएगा याद करने में। अस्त्र मिसाइल के याद करने से पहले आप समझो यह क्या है अपने आप में। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
समझते हैं इसकी पीछे कहानी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम आपका चालू किया गया था, वर्ष 1983 की बात है। वहां से आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम चालू किया जाता है। इसके तहत 5 मिसाइलें आपकी शामिल की जाती हैं। पटना, ठीक है, जिन्हें मिलाकर के पटना बोला जाता है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और पांचवा क्या है, पांचवा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा गूगल कर लेना। तो 5 प्रमुख मिसाइलें रहती हैं, ठीक है। अभी आकाश, ठीक है, चलो याद आ गया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये 5 प्रमुख नाम दिए जाते हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि पृथ्वी और अग्नि जो रहती है, यह दोनों आपकी सरफेस टू सरफेस रहती है मिसाइल, अर्थात सरफेस से ही अटैक किया जाएगा और सरफेस पर ही अटैक, इसमें सरफेस से ही अटैक होगा और सरफेस को ही अटैक होगा। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपकी पृथ्वी और आकाश है। त्रिशूल और आपकी आकाश, त्रिशूल और आकाश आपकी सरफेस टू एयर हैं। याद रखना आसान है, त्रिशूल कैसे होता है, त्रिशूल ऊपर की ओर होता है, तो सरफेस से एयर की ओर होता है। और आकाश किधर होता है, आकाश भी आप जमीन से ऊपर की ओर देखते हो ना आंख करके, तो यह भी सरफेस टू एयर ही देखते हो ना। तो दोनों देखो मैंने ऐसे याद रखी थी कि त्रिशूल और आकाश आप कैसे याद रख सकते हो कि सरफेस टू एयर है, रहती है यह। आगे बढ़ते हैं फिर नाग। यह नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यही नाग का ही जो आपका समझिए एडवांस मिसाइल रूप है, वह अस्त्र के रूप में जाना जाता है। यही अस्त्र पहले हेलिना के रूप में जानी जाती थी। हेलिना के रूप में क्यों जानी जाती थी, यह किस तरीके की मिसाइल है, यह एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, सॉरी एयर टू एयर होती है, यहां समझो। यहां अब इसको अगर समझ में आ गया होगा तो अब इसको आगे और बढ़ा करके समझेंगे कि जो अस्त्र मिसाइल है यह एयर टू एयर मिसाइल है। कहने का मतलब है ऊपर हेलीकॉप्टर में रखेंगे इस मिसाइल को लगा करके और फिर निशाना बनाएंगे एयर पे ही। तो कैसे इसमें यह काम कैसे करती है, यह काम देखो, पहले हेलीकॉप्टर में लगा करके निशाना बनाया जाता था, इसीलिए हेलिना बोला जाता था। हेलिना क्यों बोलते थे, क्योंकि यह नाग मिसाइल थी और हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाती थी, तो दोनों को मिलाकर के इसे हेलिना बोल दिया जाता था। फिर यह अपने आप में कहलाई ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र क्यों कहलाई, ध्रुवास्त्र इसलिए क्योंकि ध्रुव के माध्यम से, ध्रुव जो हेलीकॉप्टर था उसके माध्यम से ही इसको, इस अस्त्र मिसाइल को छोड़ा जाता था, तो यह ध्रुवास्त्र कहलाती थी। तो क्लियर। अभी क्या किया गया है, अभी यह अस्त्र मिसाइल को और अपडेट कर दिया गया है और अब जो हमारा कम्बैक्ट जो आपका समझिए लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें लगा करके इस मिसाइल को छोड़ा गया है। तो यह पहले समझ में आया एयर टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है और पहली बार इसको तेजस में लगाकर इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर, यह दिख रही है आपकी एयर मिसाइल। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो चालू किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, उन्होंने यह योजना बनाई थी, हम भारत को मिसाइल संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, और उसमें पटना नाम दिया था उन्होंने। पी मतलब पृथ्वी, अग्नि, दोबारा पढ़ते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, 5 प्रमुख मिसाइलों का विकास किया था उन्होंने। और उसी के तहत ही आपका जो नाग है, नाग को विकसित करते करते आगे यह हेलिना, हेलिना के बाद ब्रह्मास्त्र अभी अस्त्र के रूप में जानी जाती है। चलिए ये हो गई करंट की प्रमुख न्यूज। अब संक्षिप्त की कराते हैं। अब बताना यार, जो करंट की मैंने न्यूज बताई है क्या आपको यह याद हुई, और सारी महत्वपूर्ण है, बहुत टू द पॉइंट चीजें आपको दी गई हैं, बहुत फर्जी का कचड़ा कुछ नहीं दिया जा रहा है। चर्चित व्यक्तियों में सबसे पहले हमें दिखा स्वामीनाथन के बारे में। स्वामीनाथन को हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि भारतीय हरित क्रांति के पिता बोले जाते हैं। इनका अभी 28 सितंबर को निधन हो गया, तो यह चर्चा में रहे। इनसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको जो पद्म विभूषण है वो किस वर्ष दिया गया, तो 1989 में इनको क्या है, पद्म विभूषण दिया जाता है, यह आपको याद कर लेना है। दूसरे व्यक्ति जो चर्चा में रहे वह षणमुग रत्नम रहे। षणमुग रत्नम क्या है, लास्ट का नाम याद किया करो, इस तरीके के नाम देखो मैं याद कराऊंगा लास्ट के नाम से। कैसे, षणमुग रत्नम में आपने याद किया कि सिंगापुर के ये 9वें राष्ट्रपति बने। तो रत्न, रत्न से याद आया हमें, भाई हमने 9 रत्न पढ़े थे, तो 9 से हो गया हमें 9वें याद आ गया। 9 रत्न जो थे, रत्न से रत्नम, षणमुग रत्नम हमें नाम याद हो गया। और कौन से राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति थे, किस देश के हैं, सिंगापुर के हैं। उन 9 रत्नों में एक सिंगर भी थे हमारे, तो सिंगर से हमने सिंगापुर को याद किया। तो हमें अब याद आ जाएगा षणमुग रत्नम जो है सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हलीमा याकूब के स्थान पर ये आए हैं। बेसिकली पिछली बार का करंट है, हलीमा याकूब जो थी सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। फ्रैंक रूबियो कौन है भाई, चर्चा में क्यों है। फ्रैंक रूबियो देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और सर्वाधिक समय तक आईएसएस पर इंटरनेशनल जो आपका स्पेस स्टेशन है, इस पर समय बिताने वाले यह पहले अमेरिकी बन गए हैं सर्वाधिक समय तक। ठीक, मतलब सर्वाधिक समय तक, और भी इसके पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने समय बिताया है, लेकिन अभी नाम इनके रिकॉर्ड हो चुका है 371 दिनों का। तो अब इनसे फ्रैंक रहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अब जाने पहचाने व्यक्ति हो चुके हैं फ्रैंक रूबियो। लक्ष्मी झा,
लक्ष्मी झा ने क्या किया था, अभी तुर्की की जो सर्वोच्च चोटी है अरारत, तुर्की की सर्वोच्च चोटी अरारत पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय बनी हैं। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी झा याद कर लेना कि तुर्की की सर्वोच्च चोटी अरारत है, उस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और झा वगैरह देखो आप जानते हो इस तरीके के टाइटल कहां लगते हैं, बिहार के लोग हैं, राजनीति में भी आपने बहुत से नाम सुने होंगे झा टाइटल के साथ में, तो वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो लक्ष्मी झा हम याद कर लेंगे ऐसे कि आप किस राज्य की हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं। पूछ देगा भाई किस राज्य से संबंधित हैं, क्वेश्चन बनता है भाई ऐसे। अल न्यादी, अल न्यादी से नाम याद आ रहा होगा, यूएई, तो ये किस देश से हैं, यूएई से हैं। अब पूछे आईएसएस पर, वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताने वाले अरब यात्री अगर आ जाए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आगे पता चल रहा अरब यात्री दिया है, आपने जल्दबाजी में फ्रैंक रूबियो मार दिया, तो बिल्कुल नहीं, ध्यान से पढ़ना। अरब यात्री अगर पूछ रहा है तो अल न्यादी रहेंगे वह सर्वाधिक समय बिताने वाले। वलार मठी, वलार मठी कौन थी, जब चंद्रयान 3 आप सभी देख रहे होंगे उस टाइम पे जो काउंटडाउन किया जा रहा था, जो वॉइस थी वह वॉइस देने वाली थी आपकी वलार मठी। इनका निधन हो गया है हाल ही में, इन्हीं 3 महीनों में देखो इनका निधन हुआ, और निधन के चलते यह आपको नाम चर्चा में आ गया, वलार मठी ही थी जिन्होंने लॉन्चिंग काउंटडाउन की आवाज दी थी। तो लार देखो याद करने का मैं बताता हूं, लार जो है कि आपकी कहां से आती है, मुख से आती है, और मुख से ही देखो वॉइस, तो वॉइस से कनेक्ट किया हमने, चंद्रयान 3 पर वॉइस दी थी, और लार से याद आ गया वलार मठी। क्लियर। तो देखो याद करने के भी मैं कुछ निमोनिक्स बताता हूं ताकि आपको एग्जाम में लंबे समय तक याद रहेंगे, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए वो चीजें। आर माधवन, माधवन जो है आपके फिल्म व टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नामित किए गए हैं, आसान है। जया वर्मा जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं, वह सीईओ बनाई गई हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, बिल्कुल टफ नहीं याद करना, सभी को याद है। इन्हें क्या किया गया था, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्राप्त हुआ है। गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में स्थित जो भारतीय उच्चायोग है इसमें भारत की नई प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आसान है याद करना, देखो गीतिका श्रीवास्तव आप याद कर लेना कि यह जो है पाकिस्तान में स्थित जो भारतीय उच्चायोग है इसको क्या है, इसमें नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं। तो गीत से याद कर लो यार, गीत क्या है आपको, गीत जो है भारत और पाकिस्तान को कनेक्ट रखता है, ठीक। और गीत से हमने याद कर लिया कि यही पाकिस्तान में जो उच्चायोग है, भारतीय उच्चायोग है, वहां पर नई प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई है, गीत से गीतिका याद हो गया। जे प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब प्रकाश बताओ यार, प्रकाश अपने आप में क्या है, प्रकाश ग्रीन लाइट है भाई, तो ग्रीन लाइट है तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी क्या मतलब है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, तो प्रकाश अपने आप में ग्रीन लाइट का स्रोत है, तो ग्रीन लाइट मतलब क्या होता है, इसीलिए इनको ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया है प्रकाश जी को। तो याद हो गया होगा प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया। सचिन तेंदुलकर जो है इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम का नेशनल आइकॉन घोषित किया है। संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी के अध्यक्ष, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके अध्यक्ष के रूप में, अग्रवाल क्या है, वैश्य समुदाय रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स खूब देता है, पे करता है, इसीलिए उठा करके इनको सीबीआईसी का अध्यक्ष याद करा लिया हमने, ठीक है, बना लिया। तो याद करने के लिए केवल इसलिए उठाकर नहीं बनाया सरकार ने, केवल याद करा कि अग्रवाल को क्यों चुना गया, और हमें याद रहेगा ना, वहां ऑप्शन जैसे अग्रवाल दिखेगा ना, संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, तो हम आंसर मार देंगे सही। रुचिका कंबोज, देखो रुचिका जो कंबोज हैं यह यूएन के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता की है इन्होंने। जो सामाजिक विकास आयोग है यूएन का, उसकी अध्यक्षा कौन बनी है, रुचिका कंबोज। अब सामाजिक से हमको याद कर लेना है कि समाज जो है आपके कामों में बड़ी रुचि लेता है कि नहीं लेता है, तो सामाजिक जो विकास आयोग है वह जो है उसकी अध्यक्षा कौन बनाई गई है, रुचि से आपने याद किया रुचिका को, रुचिका कंबोज को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अमित कुमार नेगी, अमित कुमार नेगी जो हैं ईरान की सर्वोच्च शिखर है दामावंत, इसकी चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, और यह किस राज्य से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। अंशुमान, देखो अंशुमान ने मान बढ़ाया, क्यों, क्योंकि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। अंशुमान जो हैं आपके नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति विश्व के बन गए हैं, इसीलिए अंशुमान से याद रखना, इन्होंने मान बढ़ाया है अंशुमान ने। राकेश पाल, राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। समझो यहां पर राकेश पर्यायवाची भी याद कराता हूं मैं, राकेश किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो चंद्रमा कहां से देखने में अच्छा लगता है, तट पर बैठकर देखो, चंद्रमा की चांदनी का अलग ही मजा है, तो तट पर बैठकर देखना है राकेश को। तो तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं वह राकेश पाल बनाए गए हैं। तो यहां से क्लियर तरीके से याद हो गया, राकेश पाल आपके तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। स्टोल्टेनबर्ग, देखो यार नाटो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जब
रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो फिनलैंड को लेकर के बड़ी चर्चा रही थी नाटो का कहीं सदस्य न बन जाए, और बेसिकली नाटो की सदस्यता को लेकर ही उसने यूक्रेन पर हमला किया था कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनने वाला है, और अगर यह सदस्य बन गया तो फिर रूस जो है जिन स्थानों पर दावा करता है वह दावेदारी उसकी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसीलिए रूस के द्वारा अटैक किया जाता है किस पर, यूक्रेन पर। तो इस कारण आपका नाटो चर्चा में रहा था, और नाटो के महासचिव के रूप में तीसरी बार नियुक्त कर दिया गया है स्टोल्टेनबर्ग को। तो स्टोल्टेनबर्ग जो है चर्चा में काफी ज्यादा रहे क्योंकि तीसरी बार फिर से इनकी नियुक्ति कर दी गई है नाटो के महासचिव पद पर। तो यहां से आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो। सेकंड पार्ट भी देखो आपका मटेरियल तैयार कर दिया गया है, 2 पार्ट में रहेगा, बस इतना ही आपको समझिए सेकंड पार्ट में दिया जाएगा, और आपका 3 महीने का करंट एकदम खत्म। और 3 महीने का जो करंट आज कराया है, बताना आप लोग कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, और साथ ही यह कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको लेकर के भी आप लोग बताना, और एकदम निश्चिंत हो जाना, बिल्कुल 3 महीने का जैसे यह कराया जाएगा अगले 3 महीने का भी इसी तरीके से मजेदार तरीके बताते हुए ही आपको याद करा दिया जाएगा। क्योंकि केवल पढ़ा दिया जाए तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसे तरीके बताए जाएं, कुछ ऐसे निमोनिक्स बताए जाएं जो आपके दिमाग में तथ्यों को मजेदार बना दें। तथ्यों को पढ़ने में जब तक मजा नहीं आएगा ना, तब तक आपको तथ्य बड़े बोरिंग लगेंगे, और आज मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको तथ्य जो है बोरिंग नहीं लगे होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे मजेदार तरीके आपको बताता रहूं बीच बीच में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह याद आया होगा, और याद भी हो गया होगा, है ना। और अगर याद हो रहा है आपको तो यार शेयर किया करो दोस्तों में, इस मानसिकता के साथ मत रहा करो कि मैं ही पढ़ लेता हूं, अच्छा अगर पढ़ने को मिल जाए तो मैं ही पढ़ लूंगा। यह आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी खराब है, आपकी व्यक्तिगत मानसिकता को भी खराब करेगा, साथ ही आप जहां जाओगे वहां भी आप इस मानसिकता के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों में, और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना, अगर वीडियो पसंद आया करे। धन्यवाद।